हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है केआर इंस्टीट्यूट की नई सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 3 मेटल जॉइनिंग प्रोसेस, धातु जोड़ने वाली प्रक्रिया की क्वेश्चन आंसर और वन वर्ड आंसर, जो कि आपके हेल्पफुल करेंगे आने वाले एग्जाम के अंदर। आर्क वेल्डिंग में आर्क कैसे आरंभ की जाती है? दो विधियों में, यानी कि 2 विधियों में बताओ कौन कौन सी विधि उत्तम होती है और क्यों। आर्क टेपिंग विधि यानी कि टैपिंग विधि और स्क्रैचिंग विधि से आरंभ की जाती है। टेपिंग विधि उत्तम है, यानी टैप ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि इसमें जॉब की सर्विस और पिट मार्क्स नहीं आते, ठीक है। स्क्रैचिंग में क्या होता है, इसे पूरे दूर तक आती है, तो वो क्या है, रॉन्ग, मतलब अच्छी है, स्टार्ट करने की विधि है, बट हमारी क्या है, मेटल को, सरफेस को खराब कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आ चुका है। यदि वेल्डिंग करंट बहुत अधिक हो या आर्क की लंबाई बहुत अधिक हो तो संभावित परिणाम क्या होता है? एक चौड़ी स्पैटर वाली अनियत विंड बनती है, जो कि बहुत ही गंदी लगती है, ठीक है। एक पदार्थ जो कि करंट के बहाव के लिए बहुत अधिक प्रतिरोध करता है को कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। भाई इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, इंसुलेटर। बेरी इलेक्ट्रोड की अपेक्षा कोटेड इलेक्ट्रोड आर्क की लंबाई पर बड़ी या छोटी होती है? बड़ी होती है भाई, ठीक है। वास्तविक अभ्यास में आर्क की सही लंबाई को एक वेल्डर कैसे पहचानता है? आर्क की आवाज द्वारा, क्योंकि आवाज की आवाज होगी, तेज होगी, ऊर्जा वाली होगी, कंटिन्यू चल रही, और क्रैकल आवाज होती है, बिल्कुल शार्प आवाज, ठीक है। प्रयोग की जा रही इलेक्ट्रोड के व्यास की अपेक्षा आर्क की लंबाई कितनी रखी जाती है? थोड़ी सी कम रखी जाती है भाई। कौन सी अधिक स्थिर होती है, लंबी आर्क या छोटी आर्क? भाई छोटी आर्क, क्यों, लंबी आर्क स्थिर नहीं होती, वो भागती रहती है इधर उधर। यदि आर्क की लंबाई अधिक हो तो वेल्ड धातु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने की संभावना अधिक होती है? बिल्कुल सही, उसकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मिलने की संभावना अधिक होती है। फ्लैट वेल्डिंग की अपेक्षा, फ्लैट वेल्डिंग की अपेक्षा वर्टिकल वेल्डिंग, यानी ये वाली हॉरिजॉन्टल और ओवरहेड वेल्डिंग के लिए छोटी आर्क की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई, सही। जब एक वेल्डर छोटी आर्क का प्रयोग करता है तो चुंबकीय बहाव का प्रभाव बढ़ जाता है, सही या गलत? बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। कार्बन आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कैसी होती है? बिना खपत वाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रोड यूज होती है जो खत्म नहीं होती, जैसे टिग वेल्डिंग के अंदर टंगस्टन होती है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के लिए दो प्रकार के करंट पावर स्रोतों के नाम बता। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम बोलते हैं एसी, और एक होता है डीसी करंट, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। एसी होता है, मतलब एसी में हमें करंट लगने की संभावना अधिक होती है, डीसी में नहीं, ठीक है। ये एक एक नंबर में जो आते हैं बहुत ज्यादा आती है भाई, एसी करंट, डीसी करंट, ठीक है। आर्क वेल्डिंग पर आर्क की लंबाई के प्रभाव लिखे। तो देखो लॉन्ग आर्क, शॉर्ट आर्क और नॉर्मल आर्क। देखो लॉन्ग आर्क में क्या होता है, गुनगुनाहट जैसी आवाज आती है, अस्थिर वेल्डिंग होती है, ऑक्सीकरण बनता है, खराब फ्यूजन होता है, पेनिट्रेशन सही से नहीं होती, पिंगली धातु का खराब नियतन और अधिक स्पैटर, अधिक चिंगारियां होती है। तो ये भी सही नहीं है, ठीक, मतलब आंसर सही है, मतलब लॉन्ग आर्क वेल्डिंग के लिए सही नहीं होती। फिर बात करें शॉर्ट आर्क, ये बंदूक की गोली छोड़ने जैसी पॉपिंग की आवाज आती है, इलेक्ट्रोड शीघ्रता से, मतलब जल्दी जल्दी पिघलती है, और चिपकने की संभावना भी रहती है, और फ्यूजन पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये भी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। बात करते हैं नॉर्मल आर्क, ये स्थिर होती है, नियमित शार्प क्रैकिंग होती है, आवाज सही होती है, इलेक्ट्रोड एक समान जलती है, स्पैटर कम होता है, डिपोजिशन व पेनिट्रेशन बिल्कुल सही होता है। तो वेल्डिंग, जो भी वेल्डर हमारा वेल्ड करता है, उन्हें नॉर्मल आर्क पे ही वेल्ड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इंसुलेटर नहीं है? देखो नहीं वाले वर्ड पे बहुत जोर देना भाई। सिरामिक, खराब, रबड़, प्लास्टिक, कॉपर। भाई देखो अब सिरामिक, रबड़, रबड़, कॉपर इंसुलेटर नहीं है। वैसे हमारा रबड़ होता है, लेकिन यहाँ पे सिरामिक और प्लास्टिक और कॉपर, तो
यानी कॉपर तो इंसुलेटर नहीं, कॉपर क्या है, कंडक्टर। इसने बोला इंसुलेटर नहीं है, तो नहीं कौन सा, कॉपर ही तो इंसुलेटर नहीं, क्योंकि कॉपर कंडक्टर है। ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, और ये भी इंसुलेटर है, ठीक है भाई। एक इलेक्ट्रोड का स्टब एट साधारणतः डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लो कि हमारी ये इलेक्ट्रोड है और वो खत्म होते इतनी रहेगी, तो ये पूरी इलेक्ट्रोड जैसे 100% है, 100% में से जो इलेक्ट्रोड लास्ट में बचती है ना स्टब, वो केवल 10% ही होनी चाहिए, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रोड के टिप और पैतृक धातु के बीच की दूरी जहां पर आर्क टकराती है उसे कहते हैं आर्क लेंथ, ठीक है। जैसे जैसे आर्क की लंबाई बढ़ती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है लो वोल्टेज और हाई करंट डिस्चार्ज, यानी कि वोल्टेज क्या हुई लो और करंट क्या होगा हाई, ठीक है। तब हमारी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। डैश से कम वोल्टेज के साथ आर्क को बनाया नहीं रखा जा सकता, ये 14 वोल्टेज से कम को आर्क बनाया नहीं रखा जा सकता, यानी कि मिनिमम 14 वोल्टेज होनी चाहिए। आर्क वेल्डिंग में ताप इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होता है। एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एयर कूल्ड कम बिजली की खपत करता है, भाई जो एयर कूल्ड होता है ना भाई, वो बिजली की खपत ज्यादा लेता है, बल्कि जो ऑयल कूल्ड होता है, ठीक है, जो ऑयल कूल्ड होता है ना, वो बिजली खपत कम करवाता है, ये खपत ज्यादा लेता है। इसमें कौन सा सही नहीं है, नहीं नहीं पे जोर देना भाई, ठीक है। एक सर्किट में करंट के बहाव की मात्रा को प्रकट करने वाले टर्म को कहते हैं एम्पेयर, ठीक है। एम्पेयर को ए से नापते हैं साइंस में, ठीक है। इस दिए गए रेजिस्टेंस से जब अधिक करंट बहता है तो वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ता है, ओके, इंक्रीज होता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफॉर्म आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। देखो ट्रांसफॉर्म आर्क वेल्डिंग में तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में अर्थ क्लैंप प्रयोग किया जाता है वर्कपीस के साथ अर्थ केबल को जोड़ने के लिए, यानी कि जो हमारे प्लेट है, इस प्लेट पे अगर वेल्डिंग करनी है तो अर्थ को हम इसी पे क्लैंप करते हैं। जब तार या इलेक्ट्रोड को स्टील में पिघलाया जाए या फ्यूज किया जाता है, तब कार्य की सरफेस पर और उसके अंदर डिपॉजिट हुई फिलर धातु को कहते हैं हम बीड, ओके। वेल्डिंग मशीन से वह लाइन जिसमें करंट होता है और डैश कहते हैं हम लीड, यानी कि वेल्डिंग मशीन से जो केबल जाती है वेल्डिंग होल्डर तक, वेल्डिंग मशीन से वह लाइन जिसमें करंट होता है और जो ये करंट होता है यहाँ से मशीन से लेके होल्डर तक जाता है, ये केबल को हम क्या बोलते हैं, लीड। फाइनल वेल्ड होने तक पार्ट्स को सही अलाइनमेंट में पकड़े रखने के लिए बनाए गए छोटे वेल्ड को कहते हैं हम टैक वेल्ड। जब मान लो जैसे ये हमारी प्लेट है, इसको हम वेल्डिंग कर रहे हैं, इसको हमें वेल्डिंग यहाँ से यहाँ तक करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो यहाँ वेल्डिंग कर देंगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, फिर कंटिन्यूस वेल्डिंग करते हुए चलेंगे। तो ये जो छोटे छोटे वेल्ड करेंगे इसको हम बोलते हैं टैक वेल्ड। वेल्डों के आकार और साइज को चेक करने के लिए उपकरण कौन से होते हैं, वेल्ड गेज, जिससे वेल्ड की मोटाई नापी जाती है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए, यानी कि एसी को डीसी में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, उसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग के दौरान निकलने वाले धातु कण जो वेल्ड का भाग नहीं बनते, स्पेटर, यानी कि जो चिंगारियां होती है जब हम वेल्डिंग करते हैं इलेक्ट्रोड से, हमारा होल्डर हो गया, और जब चिंगारियां निकलती हैं इन चिंगारियों को बोलते हैं हम स्पेटर, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही हमारी क्लास के इंस्टीट्यूट टेक्निकल के साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर भी और वन वर्ड आंसर भी, जो कि आपके हर क्वेश्चन के हर पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।